चलें जी, आज मैं थोड़ा सा उस टॉपिक को रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि टॉपिक तो पेपर में आना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टॉपिक में जो पी थ्रेड है वो क्या है, जिसको हम थोड़ा सा आज देख लें। थ्रेड जो है वो एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी और पहले भी डिफरेंस मैंने बताया था। तो जो क्लास होती है उसमें मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे क्लास आपने एक बनाई स्टूडेंट की क्लास, हम इस तरह क्लास बना। जावा में यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाते, सी प्लस प्लस में लगाते हैं। तो अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूँ तो यहाँ हम क्या करते हैं, रोल नंबर इसका नंबर बनाते हैं। नंबर बनाने के बाद आप यहाँ इसको बनाते हैं। सपोज एक फंक्शन आपने बनाया इंट शो रोल नंबर, तो ये फंक्शन आपने इसका मेंबर बना दिया। तो इसको आप पब्लिक भी बना सकते हैं और प्राइवेट भी बना सकते हैं। तो इस तरह जो है हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। तो क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। जैसे इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है, ये क्लास है, स्टूडेंट की क्लास है, और क्लास में एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, शो रोल नंबर है। तो शो एक फंक्शन है, तो हम कहते हैं कि क्लास जो है वो मल्टीपल कंटेंट करती है। और लाइब्रेरी क्या है, एक लाइब्रेरी में बहुत सारी क्लास हो सकती हैं अगर क्लासेस हैं तो। अगर क्लासेस नहीं हैं तो फिर सिर्फ फंक्शंस होंगे। आप फंक्शन को लिखने का दो तरीके हैं। एक फंक्शन लिखने का तरीका ये है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है कि आप फंक्शन को क्लास के अंदर लिखते हैं, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगर आपने फंक्शन जो है क्लास के बाहर लिखा है, जैसे मैं कहता हूँ फंक्शन इंट शो शो स्टूडेंट नेम एक फंक्शन में देता हूँ और इसको क्लास के बाहर बना देता हूँ, तो इसको हम प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्लासेस नहीं होती। तो ये एक फंक्शन है। अगर लाइब्रेरी में प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज की गई है तो फिर हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड लाइब्रेरी। अगर उसमें क्लासेस यूज की गई हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग यूज की गई, तो हम फिर कहेंगे कलेक्शन ऑफ क्लासेस इज कॉल्ड लाइब्रेरी। तो आप ये देख लें, आप ने अगर ऑब्जेक्ट यूज किया है तो कलेक्शन ऑफ क्लासेस, अगर प्रोसीजर यूज किया तो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, लाइब्रेरी कहेंगे। तो कलेक्शन ऑफ क्लासेस कहें या कलेक्शन ऑफ फंक्शंस कहें, इसे लाइब्रेरी कहते हैं। लाइब्रेरी जो है वो डॉट ऐसा सेव होती है, इसको हेडर फाइल भी कहते हैं। इसमें प्री बिल्ट जो आपकी प्री डिफाइंड और प्री बिल्ट क्लासेस होती हैं वो इस पड़ी होती हैं, या प्री डिफाइंड फंक्शंस पड़े होते हैं। फंक्शन कॉल करने के लिए उसकी हेडर फाइल आपको इंक्लूड करानी पड़ती है। इंक्लूड कराने के लिए हम क्या लिखते होते हैं, साइन इंक्लूड और हेडर फाइल का नाम, जैसे हम यहाँ पी थ्रेड डॉट एच को यूज कर रहे हैं। तो आपके पास ये लाइब्रेरी है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। साइन इंक्लूड क्या है, इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव used to include external libraries। तो ये आपका प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है जो क्या करता है, लाइब्रेरीज को इंक्लूड कराने के काम आता है। है हमारे पास पैरेललिज्म और कंकरेंसी में डिफरेंस क्या है। पैरेललिज्म में हमने कहा कि एक्चुअल सेवरल टास्क सेगमेंट जो है एट द सेम टाइम पे चल रहे हो, इसे हम पैरेललिज्म कहते हैं। और कंकरेंसी क्या होती है कि सेवरल टास्क चल तो रहे होते हैं एट द सेम टाइम, लेकिन वो लॉजिकली एट द सेम टाइम चल रहे होते हैं। एग्जीक्यूट वो क्या हो रहे होते हैं, सिक्वेंशियल होते हैं। कंटेंट में सीरियल एग्जीक्यूशन होती तो नजर पैरेलल आ रही होती है, लेकिन होती एक्चुअल सीरियल एग्जीक्यूशन है। और इसमें टाइम शेयरिंग हो रही होती है। इसमें क्या हो रही होती है, टाइम शेयरिंग हो रही होती है, लेकिन ये लगता है ये क्या है, पैरेलल चल रहा है, लेकिन ये पैरेलल नहीं चल रहा था, इसमें टाइम शेयरिंग होती है। और पैरेललिज्म जो है वो कंकरेंट, पैरेललिज्म को कंकरेंट भी कहते हैं, लेकिन कंकरेंट को पैरेलल नहीं कहते। कंकरेंट को पैरेलल नहीं कहते पैरेलल कंकरेंट ही है, लेकिन कंकरेंट पैरेलल नहीं होता। डिफरेंस क्या है,
कि पैरेलल में सेवरल टास्क सेवरल प्रोसेसिंग एलिमेंट पे एट द सेम टाइम फिजिकली चल रहे होते हैं। क्या हो रहे हैं जी? इसमें फिजिकल प्रोसेसिंग एलिमेंट होते हैं, ईज कहते हैं इनको, और उस पे क्या होते हैं, सेवरल टास्क सेगमेंट्स और एग्जीक्यूटिंग ऑन फिजिकल सेवरल फिजिकल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। तो ये डेफिनेशन हो गई पैरेलल की। और सीरियल में क्या होता है, क्या होता है कि आपके पास प्रोसेसिंग एलिमेंट एक होता है, और कंकरेंट में क्या होता है, सेवरल टास्क एग्जीक्यूट हो रहे थे ऑन ऑन अ सिंगल प्रोसेसिंग एलिमेंट, और several task segments are executing on a single processing element, और ये टाइम शेयरिंग के थ्रू क्या हो रहे होते हैं, यूज हो रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस है कंकरेंसी और पैरेललिज्म में, ये हम पहले बात करें। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो है ट्री है, इसमें सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, इसको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी कहते हैं। और इसमें pthread.h में आपके जितने भी आपको थ्रेड रिलेटेड फंक्शन चाहिए होते हैं, थ्रेड की क्रिएशन है, थ्रेड की टर्मिनेशन है, थ्रेड की कैंसिलेशन है, थ्रेड का ज्वाइन करवाना है, थ्रेड का एग्जिट है, ये सारे फंक्शन उसमें पहले से बने हुए हैं। आपको कोई भी फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप क्या करते हैं, जस्ट उसको कॉल कर लेते हैं। इट अलाउज अस टू क्रिएट मल्टीपल थ्रेड्स फॉर कंकरेंट प्रोसेस फ्लो। अगर आपने एक से ज़्यादा थ्रेड एट द सेम टाइम चलाने हैं तो आप इस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव ऑन मल्टीपल प्रोसेसर मल्टी कोर सिस्टम्स। The threads can be implemented on kernel level for achieving the speed of execution. तो अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर होंगे, मल्टी कोर्स होंगे, तो मल्टी थ्रेड्स का बेनिफिट होगा। अगर मल्टी कोर नहीं है तो मल्टी थ्रेड का बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपने थ्रेड्स मल्टीपल क्रिएट कर दिए लेकिन प्रोसेसर एक है, प्रोसेसिंग एलिमेंट एक है, तो वो सीरियल एग्जीक्यूट होगा, उसमें आपको थ्रेड क्रिएट करने का बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि थ्रेड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सुपरवाइजरी बॉडी होती है वो कर्नल होती है, और कर्नल जो है वो थ्रेड क्रिएट करता है, तो हम ये कहेंगे कि ये सुपरवाइज्ड बाय कर्नल होते हैं। तो थ्रेड्स आप क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल, और मल्टीपल थ्रेड्स मल्टीपल कोर्स पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपके पास फिजिकली मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट, मल्टीपल कोर्स या मल्टीपल प्रोसेसर होने चाहिए, तब आप स्पीड अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। थ्रेड फंक्शंस इन C++ हमारा टॉपिक है। We must include the pthread.h header file. This header file is important to include. If you forget to include pthread.h, the predefined functions such as pthread_create will never execute. There will be an error, undefined function. तो अगर आप pthread_h को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपके पास एरर क्या आएगा, undefined function. To execute the C file, we have to use pthread or lpthread in the command line while compiling the file. अगर आप यूनिक्स या लिनक्स पे फाइल को कंपाइल करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, सी कंपाइल, सी स्टैंड फॉर सी कंपाइलर, या लिखते हैं GCC। तो GCC भी कंपाइलर होता है और CC भी कंपाइलर होता है। उसमें आप क्या करते हैं, एक फ्लैग होता है जिसको -p थ्रेड कहते हैं या -lp थ्रेड कहते हैं। तो अगर आप यूनिक्स और लिनक्स पे इसको यूज़ कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, तो आप क्या लिखते हैं, CC या GCC स्पेस -p थ्रेड स्पेस फाइल का नाम .c। तो इस तरह फाइल क्या हो जाती है, कंपाइल हो जाती है। जब कंपाइल हो जाती है तो इसकी एक फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, इसका एग्जीक्यूटेबल कोड बनता है, जिसका बाय डिफॉल्ट नेम a.out होता है। तो a.out को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको आउटपुट मिल जाती है। तो अगर आप लिनक्स और यूनिक्स यूज़ नहीं कर रहे तो ये दोनों फ्लैग आपके काम के नहीं है। अगर आप विंडोज़ बेस को एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो वो ये फ्लैग जो है ना वो खुद से लगा देता है। तो pthread को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये फ्लैग लगाना पड़ता है। अगर आप
यूनिक्स या लिनक्स पे हैं। pthread library, the first function in pthread library that is important to us is pthread underscore create. We have to use this function for creating new thread. If you want to create two thread or three thread, to call this function twice or thrice. If you want to create 5 threads, you have to call this function 5 times. So pthread underscore create built-in function is a predefined function. It has 4 parameters. It will return the status of a created thread. Type of return type is integer. So this pthread underscore created a built-in function created in pthread.h. If you want to use this function, you have to include pthread.h. Pthread underscore create have 4 parameter. First parameter is thread ID, thread that will be created after the execution of this function. The second parameter is the attributes of current creating thread. If you want to specify the stack address, if you want to specify the scheduling of the creating thread, then you have to mention all these parameter in second argument. And the third argument is the name of function you want to call with this created thread. And the fourth one is the argument for third parameter. ये 4 पैरामीटर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला पैरामीटर हमने डिस्कस किया, for example, pthread underscore create is a function. It will you have to pass 4 parameters. p1, this is thread id, जिस थ्रेड को आपने क्रिएट करना है। सेकेंड पैरामीटर है प्रॉपर्टीज ऑफ थ्रेड, आप थ्रेड को कैसा क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसका स्टैक का एड्रेस क्या होगा वो मेंशन करना चाहें। एड्रेस स्टैक ऑफ क्रिएटिंग थ्रेड, शेड्यूलिंग ऑफ क्रिएटिंग थ्रेड। अगर आप पैरामीटर सेट करना चाहते हैं तो सेकंड पैरामीटर में पैरामीटर सेट करते हैं, और थर्ड पैरामीटर में आप क्या करते हैं, आप थर्ड पैरामीटर आप क्या करते हैं, आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो फंक्शन आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं इस थ्रेड के साथ। तो अगर आप अगर आप एक फंक्शन थ्रेड के साथ कॉल करना चाहते हैं तो with the created thread, if you want to call my function 23t1, then you have to mention here the name of function you want to call with the thread currently created thread. Fourth parameter is argument or parameter for third parameter. आप इस फंक्शन को कितने पैरामीटर पास करना चाहिए। तो हम डिस्कस करें कि अगर स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो तो उसका तरीका ये है, और स्ट्रक्चर के वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका ये है। स्ट्रक्चर का अगर वेरिएबल एड्रेस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना हो तो उसका तरीकाकार ये है कि आप स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं और उसमें स्टार s2 लिख देते हैं। s2 आपका वेरिएबल है। अब s1 और s2 में ये डिफरेंस है, s1 की टाइप भी स्टूडेंट है, s2 की टाइप भी स्टूडेंट। s1 में डाटा स्टोर हो सकता है, s2 में डाटा स्टोर नहीं हो सकता। लेकिन s2 जो एक एड्रेस वेरिएबल है, एक एड्रेस वेरिएबल है, जिस वेरिएबल के साथ स्टार लगा होता है उसे एड्रेस वेरिएबल कहते हैं। और एड्रेस वेरिएबल जो होते हैं वो एड्रेस स्टोर करते हैं किसी और वेरिएबल का। जैसे आप कहें कि s2 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ s1, तो s1 का एड्रेस स्टोर करने के लिए आप s2 बनाया है हमने। तो s2 जो है वो कभी भी डाटा स्टोर नहीं करेगा, s2 जब भी स्टोर करेगा स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। तो फॉर एग्जांपल एड्रेस और डेटा टाइप में क्या फर्क होती है, ये देखें एग्जांपल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपके पास एक वेरिएबल है a,
The type of variable is data variable. It will store data. Data mean कि आप ये 3 स्टोर कर सकता है, 9 स्टोर कर सकता है, 5 कुछ भी स्टोर कर सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जो b है, b एक वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, इंटीजर, इसको इसको हम कहते हैं पॉइंटर टू इंटीजर। एड्रेस वेरिएबल भी है और इसको हम कहते हैं पॉइंटर टू इंटीजर। तो ऐसा वेरिएबल जो पॉइंटर टू इंटीजर होगा वो हमेशा इंटीजर वेरिएबल का स्टोर कराएगा। अब बी में एड्रेस आएगा ए का, तो अगर आपने बी में किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना है तो आप कर सकते हैं। इसमें एड्रेस स्टोर कराने के लिए जरूरी है कि एड्रेस वेरिएबल की टाइप और डेटा वेरिएबल की टाइप सेम होनी चाहिए। दोनों की टाइप क्या हो, टाइप ऑफ बोथ डेटा वेरिएबल and address variable should be same. अगर a इंटीजर है तो b इंटीजर हो। अगर आपने एक x बनाया, वेरिएबल x बनाया फ्लो टाइप का और b के साथ एड्रेस दे दिया तो आपको कहेगा टाइप मिसमैच, रहेगा टाइप मिसमैच। क्यों? because you want to store address of floating variable to pointer to integer। b क्या है, b एरर किस चीज का है, you are going to store address of floating type variable x to pointer to integer variable b is pointed to integer and x is float. So you have to create a pointer to float if you want to store address of x। तो यहाँ तो ये एरर, तो अगर हम इसका एड्रेस स्टोर कराना चाहते हैं देन यू हैव टू क्रिएट फ्लोट वेरिएबल पॉइंटर टू फ्लोट कहेंगे, पॉइंटर टू फ्लोट, और इसको हम कहेंगे एड्रेस वेरिएबल फॉर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल। अब आप जब स्टोर करेंगे y इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, इसको y को b को जेनेरिक बना दें
तो बी क्या करेगा, इंटीजर का भी एड्रेस स्टोर कर लेगा और बी फ्लोटिंग पॉइंट का भी एड्रेस स्टोर कर देगा। तो अब हमारे ये जो एरर आ रहा था ये एरर नहीं आएगा। अब हमें हर एक डेटा टाइप के लिए अलग एड्रेस टाइप का वेरिएबल नहीं बनाना पड़ता। तो इसमें हमें वाइड टाइप पॉइंटर्स, ये क्या होते हैं, वाइड टाइप पॉइंटर्स, ऐसे एड्रेस वेरिएबल जो जेनेरिक हों, जो क्या करें किसी भी इसको हम कहते हैं सर जेनेरिक। स्क्रीन शो हो रही है आपकी। अच्छा, मैं शेयर कर देता हूँ। तो हमने कहा कि ये जो अभी हमें दो वेरिएबल क्रिएट करने पड़ रहे थे, अब हमें एक वेरिएबल क्या करेगा, इंटीजर का भी एड्रेस स्टोर कराएगा और फ्लोटिंग पॉइंट का एड्रेस भी स्टोर कराएगा। नाउ यू वी डिक्लेयर्ड b as pointer to b, that is b is a generic address variable. We can store address of integer type variables, we can store address of floating point variables, we can store address of string type variable, we can store address of variable. b is a generic pointer variable, address variable that can store address of any variable. नेक्स्ट हमारा जो है ये वाइड टाइप पॉइंटर होते हैं, वाइड टाइप पॉइंटर होते हैं, जेनेरिक पॉइंटर्स होते हैं। अब ये वैलिड स्टेटमेंट है, कंपाइलर विल एक्सेप्ट दिस लाइन स्टेटमेंट कमांड इंस्ट्रक्शन। हमने बी की टाइप जो है वो वाइड रख दी। वाइड का मतलब है इसकी कोई भी टाइप नहीं है, तो अब एक्स क्या इसमें स्टोर हो सकता है, एड्रेस ऑफ एक्स स्टोर हो सकता है। तो अब क्या करें कि जहां हम एड्रेस पास कर रहे हैं ये स्ट्रक्चर का एड्रेस वेरिएबल है। अब आपको मैं डिफरेंस बताना चाहूँ जिसके लिए सारी कहानी मैंने आपको सुनाई है। S1 और S2 में डिफरेंस ये है कि S इज अ डेटा वेरिएबल और S2 इज अ पॉइंटर टू स्टूडेंट वेरिएबल। S1 में डेटा स्टोर होगा और S2 में एड्रेस स्टोर हो सकता है किसी भी स्टूडेंट वेरिएबल का। स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर है, तो आप यहाँ देखें कि यहाँ जो पहला पैरामीटर है ये पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है, पी थ्रेड एक स्ट्रक्चर है, पी थ्रेड एक स्ट्रक्चर है और जो है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है। सेकेंड पैरामीटर है हम थ्रेड के एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं, थ्रेड के एट्रीब्यूट भी पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है, थ्रेड के एट्रीब्यूट्स भी पॉइंट टू स्ट्रक्चर है। कांस्ट का मतलब है कि एक फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकेंगे एट्रीब्यूट्स को। थर्ड पैरामीटर है वो जो रूटीन है, वो जो फंक्शन है वो वाइड टाइप का पॉइंटर होगा। वाइड टाइप को पॉइंटर के साथ आप एक फंक्शन पास करेंगे जो इसके साथ अटैच होगा। और चौथा पैरामीटर है कि जो फंक्शन आप अटैच करेंगे इस थ्रेड के साथ उसके पैरामीटर क्या होंगे। तो ये हम डिस्कस कर चुके कि हम क्या करना चाहते हैं। यहाँ हम एक फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। कहाँ गया फंक्शन, फंक्शन हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। ये हम थ्रेड क्रिएट करना, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इस थ्रेड के ये फंक्शन अटैच होगा, इस फंक्शन के एट्रीब्यूट्स ये होंगे। तो ये भी एक पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ बनाया पॉइंटर टू स्ट्रक्चर कैसे बना, कहाँ बनाया हमने, स्क्रीन बनाया था हमने, S2 जो बनाया था। तो अब S2 के अंदर एड्रेस किसका आएगा। और अगर मैं यूं बनाऊं वाइड स्टार S3, तो S3 एक ऐसा वेरिएबल है जो जेनेरिक है। जेनेरिक है तो S3 के अंदर क्या होगा, आप एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। S3 के अंदर एड्रेस स्टोर कर सकते हैं S1 का, S1 का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। S3 की कोई टाइप नहीं है, S3 की कोई टाइप नहीं है, तो S3 में एड्रेस स्टोर किया जा सकता है स्टूडेंट के स्ट्रक्चर का, टीचर के स्ट्रक्चर का, कार के स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर वेरिएबल हो उसका एड्रेस इसमें स्टोर किया जा सकता है। S3 में फ्लोटिंग पॉइंट का एड्रेस भी स्टोर किया जा सकता है।
y इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 90 और आप कहते हैं कि s3 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ k, तो ये भी वैलिड होगा क्योंकि s3 की जो टाइप है वो जेनेरिक है। तो वाइट टाइप के पॉइंटर हम क्या कहते हैं, पास करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया हुआ है, वाइट टाइप को पॉइंटर पास किया हुआ है, ये फोर्थ पैरामीटर में भी। तो थ्रेड क्रिएट क्या है, इसके 4 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर थ्रेड आईडी है, दूसरा पैरामीटर थ्रेड के एट्रीब्यूट्स हैं, तीसरा पैरामीटर है कौन सा फंक्शन आपने अटैच करना है इस थ्रेड के साथ जो थ्रेड क्रिएट होने जा रहा है। अगर आपने एक फंक्शन कॉल करना है तो आप उसका जो फंक्शन आप कॉल करना चाहते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। चौथा पैरामीटर जो है वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं जो आप आर्गुमेंट्स हैं जो तीसरे पैरामीटर को पास करना चाहते हैं। तीसरे पैरामीटर को पास करना चाहते हैं तो ये एक कोड एग्जांपल है। यहाँ देखें, यहाँ आपने क्रिएट किया लाइन नंबर 17 में थ्रेड आईडी एक क्रिएट हो रहा है, एक थ्रेड क्रिएट हो रहा है, उसके पैरामीटर नल है और उसके साथ एक फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं माई थ्रेड फन। माई थ्रेड फंक्शन ये फंक्शन है, इसको हम इस थ्रेड के साथ अटैच कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इस थ्रेड के साथ ये वाला फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन के जो पैरामीटर हमने नल दिए, नल का मतलब ये है कि इसको हम कुछ भी पास नहीं करें, इस फंक्शन को हम कुछ भी पास नहीं करेंगे। तो थ्रेड क्रिएट जो है उसके 4 पैरामीटर हैं कि थ्रेड आईडी क्या होगा, दूसरा क्या है कि थ्रेड के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, और तीसरा ये है कि थ्रेड के साथ फंक्शन कौन सा कॉल होगा, थ्रेड के साथ थ्रेड कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, और फोर्थ वन इज जो फंक्शन कॉल होगा उसके पैरामीटर क्या होंगे। नेक्स्ट हमारा थ्रेड एग्जिट है। इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ थ्रेड। इफ यू वांट टू टर्मिनेट अ थ्रेड यू कैन कॉल थ्रेड अंडरस्कोर एग्जिट। थ्रेड अंडरस्कोर एग्जिट का जो सिंटैक्स होगा कॉल करने का वो कैसा होगा, थ्रेड अंडरस्कोर एग्जिट जो है वो इस तरह कॉल करेंगे, इस तरह थ्रेड अंडरस्कोर एग्जिट। आपने T1 को एग्जिट करना है तो आपको क्या मिल जाएगा कि आप T1 को एग्जिट करना चाहते तो पी थ्रेड अंडरस्कोर एग्जिट कॉल करेंगे, थ्रेड का वो बता देंगे और ये रिटर्न क्या करेगा, उसका स्टेटस रिटर्न करेगा कि T1 एग्जिट हो गया या नहीं हो गया। ये एक पॉइंटर टू इंटीजर है जो क्या करता है, जो आपके थ्रेड का स्टेटस स्टोर कराएगा। ये एक वेरिएबल है जो हमने क्रिएट किया पॉइंटर टू इंटीजर, जो क्या करेगा थ्रेड का एड्रेस स्टोर कराएगा। तो पी थ्रेड अंडरस्कोर एग्जिट क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करता है, आपको आप किसी भी थ्रेड को एग्जिट करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसका एक पैरामीटर होता है जो ये बताता है कि जो थ्रेड टर्मिनेट हो रहा है उसका स्टेटस क्या है, रिटर्न स्टेटस ऑफ थ्रेड टर्मिनेटेड। जो टर्मिनेटेड थ्रेड है उसका स्टेटस जो है वो RET रिटर्न वैल्यू एक पैरामीटर है जिसमें क्या स्टोर होगा, एड्रेस स्टोर हो, स्टेटस स्टोर होगा। जो एड्रेस आपका जो थ्रेड टर्मिनेट हो रहा है उसका स्टेटस टर्न वैल्यू में, जो थ्रेड टर्मिनेट हो रहा है उसका स्टेटस रिटर्न है, ताकि इसका एड्रेस इसका स्टेटस जो है थ्रेड जो टर्मिनेट थ्रेड हुआ उसका जो स्टेटस है वो हम किसी और फंक्शन में इसको कॉल कर सकें। इसलिए हमें इसे ग्लोबल बनाना पड़ेगा। तो ग्लोबल बनाना पड़ेगा। ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये स्टेटस ऑफ द T1। अब ये एक वेरिएबल है जो कि लोकल नहीं है। अब ग्लोबल कैसे होते हैं, ये देखिए, इसको मैं कट करके अगर यहाँ बना दूंगा तो अब हम कहेंगे कि ये लोकल वेरिएबल बन गया। लेकिन अगर इसको मैं बाहर ही रहने दूंगा तो हम कहेंगे कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब हम कहेंगे कि ये वाला जो वेरिएबल है ये ग्लोबल टू माई है। माई एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। माई क्या है, हमारा एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है और इसमें जो वेरिएबल है स्टेटस ऑफ द T1 ये क्या है, एक लोकल फंक्शन से बाहर बना, तो इसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। तो स्टेटस ऑफ T1 जो है ये ग्लोबल होना चाहिए। तो पी थ्रेड एग्जिट जो रिटर्न करता है वो आपको क्या करता है, पी थ्रेड एग्जिट जो है वो आपको रिटर्न करता है जो थ्रेड एग्जिट हुआ उसका स्टेटस। तो इसको पास इस तरह करना है आपने
नहीं पास करना, बल्कि इसको इस तरह पास करना है। इस तरह पास करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, स्टेटस दे देगा टर्मिनेटिंग थ्रेड का। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एक फंक्शन है पी थ्रेड ज्वाइन। ये क्या करता है, ये आपके जो जो थ्रेड आपका टर्मिनेट होना होता है उसको उसका वेट करता है। जैसे हमारे ये कोड में ये जो थ्रेड आईडी है, थ्रेड अंडरस्कोर आईडी एक थ्रेड है, इसने इस फंक्शन को कॉल किया। इस फंक्शन पे जब ये इसकी आखिरी लाइन चलेगी रिटर्न नल, तो ये थ्रेड टर्मिनेट हो जाएगा। जब ये टर्मिनेट हो जाएगा तो ये ज्वाइन की तरफ चला जाएगा। तो ज्वाइन क्या करेगा, इसकी आखिरी लाइन चलने का वेट करेगा। जैसे ही आखिरी लाइन, तो ज्वाइन को पता चल जाएगा कि ये थ्रेड एंड हो गया, ये थ्रेड टर्मिनेट हो गया। तो ये थ्रेड ज्वाइन क्या करता है, आपके टर्मिनेटिंग थ्रेड का वेट करता है। और इसके दो पैरामीटर होते हैं, पहला जो थ्रेड आईडी है, जो थ्रेड टर्मिनेट हो रहा है उसका, जिसका वेट कर रहा है ये उसी का आईडी है। दूसरा वेरिएबल क्या है, थ्रेड रिटर्न है। तो ये क्या कर रहा है, आपको थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन के ये वेट करेगा T1 का और रिटर्न करेगा एड्रेस ऑफ लोकेशन दैट कंटेन एग्जिट स्टेटस। फॉर एग्जांपल P4 एक वेरिएबल है और P4 वेरिएबल में एग्जिट स्टेटस पड़ा है T1 का। तो P थ्रेड ज्वाइन करे क्या करेगा, आपको एड्रेस ऑफ P4 रिटर्न करेगा, एड्रेस ऑफ P4 रिटर्न करेगा। P4 फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है और P4 के पास एग्जिट T1 है कि T1 टर्मिनेट हो गया या नहीं हुआ, ये लिखा हुआ है P4 में। P4 एक मेमोरी लोकेशन है और मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है हमें P थ्रेड ज्वाइन हमें रिटर्न करेगा address of location that contain exit status of T1, exit status of T1। ये क्या करेगा, आपको T1 का exit status क्या करेगा, रिटर्न करेगा। इस वेरिएबल में क्या होगा, P4 का एड्रेस होगा और P4 में क्या पड़ा होगा, T1 का स्टेटस पड़ा होगा कि टर्मिनेट हो चुका या नहीं हो चुका। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है P थ्रेड अंडरस्कोर सेल्फ। अगर आप ये देख चाहते हैं कि करंट कोड कौन सा थ्रेड चला रहा है, तो आप पी थ्रेड अंडरस्कोर सेल्फ लिखेंगे, सी आउट कर दें तो वो थ्रेड आईडी आपको प्रिंट कर देगा कि करंट कोड कौन सा थ्रेड चला रहा है, कौन सा थ्रेड करंट कोड को चला रहा है। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, पी थ्रेड अंडरस्कोर सेल्फ, जो क्या करेगा, आपको करंट थ्रेड का आईडी प्रिंट कर देगा, just to get the thread ID of the current thread। नेक्स्ट हमारे पास है पी थ्रेड इक्वल। पी थ्रेड इक्वल क्या है, कंपेयर करेगा दो थ्रेड को। अगर दो थ्रेड इक्वल हैं तो ये रिटर्न के क्या करेगा, कोई नंबर रिटर्न करेगा। अगर इक्वल नहीं है तो ये रिटर्न 0 करेगा। पी थ्रेड इक्वल क्या कर रहा है, इस वक्त T1 और T2 को कंपेयर कर रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो फिर क्या करेगा, अगर ये 0 रिटर्न करेगा तो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो पी थ्रेड, नेक्स्ट हमारा पी थ्रेड कैंसल है। पी थ्रेड कैंसल एक बिल्ट इन फंक्शन है, पी थ्रेड डॉट एच में बना हुआ है। इसका काम क्या है, आप क्या करते हैं, आप T1 को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि तुम टर्मिनेट हो जाओ। एक है पी थ्रेड एग्जिट। पी थ्रेड एग्जिट क्या है, फोर्स्ड टर्मिनेशन है। पी थ्रेड एग्जिट क्या है, एग्जिट क्या है आपका, अगर T1 को T2 को करना है तो आप क्या इसको कहेंगे, फोर्स्ड टर्मिनेशन ऑफ T2 थ्रेड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन कैंसल एंड एग्जिट इज OS will request thread और क्या करेगी, हम उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे कि तुम टर्मिनेट हो जाओ। एक फोर्स्ड टर्मिनेशन है और एक रिक्वेस्ट है कि T1 जो है, T1 के पास चॉइस है कि वो टर्मिनेट हो या ना हो। तो कैंसिल क्या करता है, आप किसी थ्रेड को कैंसिल की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और नेक्स्ट क्या, पी थ्रेड डिटैच। डिटैच क्या करता है, रिलीज all the resources assigned to T1। It will revoke
इट विल स्नैच, स्नैच का मतलब होता है वापस लेना, इट विल स्नैच, इट विल रिलीज, इट विल गेट बैक ऑल रिसोर्सेज असाइन टू टी। तो ये हमारा क्या है, हमारे पास वो है डिटैच, जो क्या करता है, जो T1 के साथ रिसोर्सेज अटैच हैं वो उसको रिवोक करने के काम आता है, वापस लेने के काम। तो इस पी थ्रेड में एक ही प्रोग्राम शामिल है पेपर में, पेपर में जो शामिल है वो ये वाला प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में हमारे पास थ्रेड क्रिएट हो रहा है, T1 ए थ्रेड अंडरस्कोर आईडी क्रिएट हो रहा है, इस पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर पेपर में आपके पास आ जाता है कि थ्रेड 2 क्रिएट करें और उसके साथ एक फंक्शन अटैच करें, तो फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 2 थ्रेड अगर क्रिएट करने हो तो हम क्या करेंगे, T1 T2 क्रिएट करेंगे, T1 T2 डिक्लेयर करेंगे, T1 T2 को क्रिएट करेंगे, T1 T2 के साथ सेम फंक्शन अटैच करेंगे, या 2 डिफरेंट फंक्शन भी अटैच कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि फंक्शन 1 और फंक्शन 2, तो 2 फंक्शन अटैच कर दिए और फिर क्या कर दिया, T1 को भी ज्वाइन करवा दिया, T2 को भी ज्वाइन करवा दिया। अगर एक थ्रेड वाला पेपर में शामिल है तो 2 थ्रेड वाला भी पेपर में शामिल है। अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है राइट टू प्रोग्राम that creates 5 threads P1, P2, P3, P4, P5 and P5. Create 5 functions F1, F2, F3, F4 and F5 attach, call or bind P1, F1 to P1, F2 to P2 and so on। so on का मतलब है कि P2 के लिए F2, P3 के लिए F3 और P4 के लिए F4 और P5 के लिए F5। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जी हमने तो एक फंक्शन क्रिएट करना सीखा है, हमने तो एक थ्रेड क्रिएट करना सीखा, तो ये 5 थ्रेड कहाँ से आ गए। तो इस तरह के प्रोग्राम आ सकते हैं, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये है आपका अब तक का पी थ्रेड का काम। और इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग पे है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं है तो अपनी अटेंडेंस चेक कर लें, स्क्रीन पे शेयर हो रही है। और अगर रोल नंबर आपका यहाँ मौजूद है तो आप सेशन लीव कर जाए। आपकी गलत लगी हुई है तो मैं उसको सही कर दूंगा। अब आप अपने ऑनलाइन सिस्टम में जाएं और जब आपको टाइम